इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है अभिमन्यु सीरीज़। क्या नाम है? अभिमन्यु सीरीज़। इसको कॉपी का नाम याद रख लेना, अभिमन्यु। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिंटल की चौड़ाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीवार की चौड़ाई के बराबर। भाई मान लो दीवार इतनी चौड़ी है आपकी, ठीक है, तो जिसको भी लिंटल डालेंगे ना वो उतना ही चौड़ा रहेगा, तो बाहर थोड़ी चला जाएगा। तो लिंटल की चौड़ाई दीवार की चौड़ाई के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, लिंटल का चढ़ाव कितना लेते हैं? राइज। लिंटल का राइजिंग कितना लेते हैं? स्पान का 1/10 से 1/12। ठीक है। सबसे पुराना लिंटल का प्रकार कौन सा है? लकड़ी का लिंटल। सबसे पुराना प्रकार है लिंटल का लकड़ी का लिंटल। डॉट या लिंटल का स्पान होता है, अब जान लो ये भैया डॉट का या लिंटल का। ध्यान देना, डॉट आर्च और लिंटल, इन दोनों का स्पान जो होता है ना वो दोनों आलम्ब हो, जैसे एक आलम्ब ये है, एक आलम्ब ये है, ठीक है। इनके बीच की जो क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, दो पार्श्व या दो लेटरल सपोर्ट के बीच की क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या है? दरवाजे और खिड़कियों के बीच की शुद्ध चौड़ाई के बराबर होती है, ठीक। दोनों ही सही हैं। या तो ऐसा कह सकते हैं दोनों पार्श्व आलम्बों के बीच की क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक, या दरवाजा और खिड़की के बीच की शुद्ध चौड़ाई के बराबर होती है। लिंटल और डॉट का स्पान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉट का राइज क्या होता है? राइज, और राइज होता है राइजिंग लेवल से इसकी भीतरी वक्र मतलब इंट्राडोस सतह तक की अधिकतम ऊंचाई। भाई राइज क्या होगी? मतलब ये डॉट बना हुआ है, ठीक है, ये डॉट बना हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है राइज क्या होता है? तो ये स्प्रिंगिंग लाइन से इस इंट्राडोस के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये होता है हमारा राइज। तो राइजिंग लेवल से इसकी भीतरी वक्र सतह तक की अधिकतम ऊंचाई को राइज कहते हैं। फन्नीदार, ठीक है, फन्नीदार आकृति वाले पत्थर या ईंटें कहलाती हैं वाउजर। डॉट के निचले सिरे पर लगाया गया सबसे पहला पच्चड़नुमा वासजार कहलाता है स्प्रिंगर, ठीक है। डॉट के निचले सिरे पर लगाया गया पहला पच्चड़ या वासजार क्या कहलाता है? स्प्रिंगर, और उठान पत्थर भी उसी कहते हैं, ठीक है। राइजिंग स्टोन और स्प्रिंगर दोनों नाम उसके हैं, उठान पत्थर या स्प्रिंगर। आपस में सटी हुई अनेक क्रमबद्ध डॉटों की पंक्ति को क्या कहते हैं? देखो ना, ऐसा ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 बहुत डॉट बनी रहती हैं, उसे कहते हैं आर्केड। क्या? आर्केड। नेक्स्ट, अधिक लंबे बरामदों और गलियारों के लिए कौन सी डॉट बनाई जाती है? आर्केड। डॉट के क्राउन और स्प्रिंगर के मध्य स्थित बाहरी त्रिकोणीय भाग को क्या कहते हैं? स्पैंड्रिल। क्या कह रहा है ये डॉट बन रहा है, ठीक है, ये डॉट है, ठीक है। अब ये डॉट के क्राउन, ये वाला क्राउन, और स्प्रिंगर, यहाँ से स्प्रिंगर लाइन, ठीक है, स्प्रिंगर लाइन के बाहर इधर बाहर साइड में जो ट्रायंगल शेप का बनता है ना, इसे कहते हैं स्पैंड्रिल। स्पैंड्रिल की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय आकृति होती है इसकी। सबसे पहला वासजार या उठान पत्थर के नीचे के तल को क्या कहते हैं? जहाँ से डॉट शुरू करते हैं उसे कहते हैं स्प्रिंगिंग लेवल। भाई जहाँ आप सबसे पहला पत्थर रखते हो, या आप जहाँ पर सबसे पहला उठान पत्थर रखते हो उसके नीचे के तल को क्या कहते हैं? जहाँ से डॉट शुरू होती है बनना, स्प्रिंगिंग लेवल कहते हैं उसको। डॉट को इंटरनल कर्व सरफेस कहलाती है। डॉट का जो इंटरनल कर्व सरफेस होती है उसे इंट्राडोस कहते हैं। क्या? इंट्राडोस। नेक्स्ट, डॉट की आंतरिक सतह या भीतरी सतह को क्या कहते हैं? सोफिट। क्या कहते हैं? सोफिट। अगर बोलता कर्व सरफेस को क्या बोलते तो इंट्राडोस हो जाता, उसने सिर्फ ये कहा है कि आंतरिक पूरी सतह को क्या कहते हैं, तो सोफिट कहते हैं। डॉट का ऊपरी वक्राकार भाग एक्स्ट्राडोस होता है। वक्राकार जुड़ जाता है तो वो तब बताते हैं उसका एक्स्ट्राडोस। डॉट के शीर्ष पर कुछ उभरा हुआ या प्रोजेक्टिंग रद्दा क्या कहलाता है? जिससे डॉट की सुंदरता बढ़ती है उसे कहते हैं लेबल। भाई डॉट के शीर्ष पर लगा रहता है लेबल, जो कुछ प्रोजेक्टिंग रहता है मतलब उभरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं लेबल। एबटमेंट या पियर। भाई पियर क्या होते हैं? ये तो हो गया एबटमेंट, लास्ट वाला स्टम्प, और बीच वाले होते हैं ना, बीच वाले होते हैं उसे बोलते हैं पियर, ठीक है। तो ये कह रहा है एबटमेंट या पियर के शीर्ष पर
थोड़ा बाहर को निकला खसका क्या कहलाता है? इसे कहते हैं इम्पोस्ट। किसकी बात कर रहा है ये? इस तरह की बात कर रहा है। देखो जैसे ये बन गया, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा बाहर निकला रहता है हिस्सा, उसे कहते हैं इम्पोस्ट। डॉट को सुंदरता प्रदान करने के साथ साथ और अधिक क्षैतिज आधार प्रदान करता है, वो इम्पोस्ट होता है, ठीक है। डॉट को सुंदरता प्रदान करता है और थोड़ा सा आधार उससे बढ़ जाता है, उसे इम्पोस्ट कहते हैं। इस तरह देखो ये डॉट बनी हुई है हमारी, बनी है कि नहीं बनी है? और जिस पे टिकी हुई है ना, ये टिकी हुई है, ये इस पर टिकी हुई है। इसका जो जब हम इससे थोड़ा इसको थोड़ा अंदर बढ़ा देंगे, जब बढ़ा देंगे अंदर तक इसका बेस बढ़ गया, तो ये बेस को बढ़ाने वाला काम करते हैं इम्पोस्ट। नेक्स्ट, अनेक सटी हुई डॉटों के प्रथम और अंतिम आलम्बों को छोड़कर जो बीच के जो आलम्ब होते हैं उन्हें कहते हैं पियर। डॉट के सिरों के नीचे की तिरछी आधार सतह जिस पर डॉट टिकी होती है उसे स्क्यू बैक कहते हैं। क्या समझे? डॉट के सिरे है ना, इसके सिरों के नीचे की तिरछी आधार सतह क्या है? तिरछी आधार सतह जिस पर डॉट टिकती है वो होता है स्क्यू बैक। तिरछी होती है स्क्यू बैक हमेशा। नेक्स्ट है डॉट के सिर जो हो गया यहाँ तक। एक सर्कुलर कोर्स होता है जो एक आर्च बनाता है, उसे कहते हैं रिंग। भाई एक सर्कुलर कोर्स होता है रद्दा पूरा जो आर्च को बनाता है, उसे कहते हैं रिंग। डॉट के इंट्राडोस और एक्स्ट्राडोस के मध्य की जो कम से कम दूरी होती है उसे कहते हैं थिकनेस ऑफ आर्च। डॉट के इंट्राडोस और एक्स्ट्राडोस के बीच की जो उसकी डिस्टेंस है, थिकनेस जो है, उसे थिकनेस कहते हैं, डॉट थिकनेस ऑफ आर्च। नेक्स्ट, डॉट की मोटाई किसके अनुसार ली जाती है? उसके थिकनेस के अनुसार। डॉट की मोटाई किससे डिसाइड करते हैं? उसके थिकनेस। डॉट के प्रारंभिक और अंतिम आलम्बों को क्या कहते हैं? एबटमेंट कहते हैं। डॉट के क्राउन और स्क्यू बैक के मध्य स्थित नीचे का अर्ध भाग कहलाता है हॉन्च। याद रखना, क्राउन और स्क्यू बैक के बीच का जो नीचे का अर्ध भाग होता है उसे हॉन्च कहते हैं। डॉट और लिंटल में ऊपरी सतह कहलाती है बैक। डॉट और लिंटल में ऊपरी सतह बैक। आकृति के अनुसार डॉट का प्रकार बताइए। सेमी सर्कल, सेगमेंटल, पैराबोला, हॉर्सशो, ये सब आकृति के हिसाब से है। डॉट के प्रकार बताने आकृति के हिसाब से तो कौन से हो जाएंगे? सब हैं ये, सेमी सर्कल आर्च, सेगमेंटल, पैराबोलिक, हॉर्सशो, ठीक है। नेक्स्ट है, और कौन सा है? इक्विलेटरल, ओजी, ठीक है, लैंसेट, एलिप्टिकल, ये सारे के सारे आकृति के हिसाब से है। इक्विलेटरल, ओगी, लैंसेट, एलिप्टिकल, ठीक है। लेकिन रिलीविंग आर्च और इन्वर्टेड आर्च ये आकृति के हिसाब से नहीं होता। नेक्स्ट अब है, क्योंकि ये जो है ना, ये विशेष प्रकार के आधार पर होते हैं। देखो, विशेष प्रकार के आधार पर डॉट का प्रकार तो ये होते हैं रिलीविंग आर्च, जो बच गए जैसे रिलीविंग आर्च, इन्वर्टेड आर्च, सर्कुलर, और सर्कुलर को क्या कहते हैं? व्हील आर्च भी कहते हैं, बुल आई आर्च भी कहते हैं, और जैक आर्च। ये सारे क्या हैं? ये प्रकार के आधार पर हैं डॉट के प्रकार। रिलीविंग आर्च याद कर लेना, रिलीविंग आर्च, इन्वर्टेड आर्च, सर्कुलर, व्हील या बुलाई या जैक आर्च। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आर्च वन सेंटर्ड है? वन सेंटर्ड आर्च कौन से हैं? सारे हैं। देखो, सेमी सर्कल आर्च, इसमें एक सेंटर होता है, ठीक है। सेगमेंटल आर्च, बुलाई आर्च, पैराबोलिक और स्टिल्ड आर्च और हॉर्सशो आर्च, इन सब में वो ये सब वन सेंटर्ड आर्च होते हैं। कौन से? सेमी सर्कल, देखो ये सेमी सर्कल हो गया आधा। फिर यहाँ पे पैराबोला, ये भी पैराबोला सही है, ठीक है। पैराबोला आर्च, स्टिल्ड आर्च भी इसी को कहते हैं, ठीक। बुल आई, गोल, बुलाई आर्च, ठीक है। हॉर्सशो, घोड़े की नाल ऐसी होती है, हॉर्सशो आर्च, ठीक है। और सेगमेंटल आर्च और सेमी सर्कल, ठीक है, सब वन सेंटर्ड होती हैं। इलिप्टिकल ये नहीं होता।
नेक्स्ट, अब 3 सेंटर्ड आर्च के एग्जांपल। 3 सेंटर्ड आर्च कौन सी होती है देख लेते हैं। इलिप्टिकल आर्च, इसे दीर्घवृत्ताकार आर्च कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार आर्च या इलिप्टिकल आर्च जो है वो 3 सेंटर्ड आर्च होती है। किस डॉट का राइज स्पान के आधे के बराबर होता है? मान लो ये डॉट बनी हुई है, इसका जो राइज है ना, ये जो राइज है ये, ठीक है, इसके स्पान के आधे के बराबर होता है। यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर होती है, इसे कहते हैं सेमी सर्कल आर्च। और किस डॉट का यूज छोटे स्पान के लिए करते हैं? सेमी सर्कल का। किस डॉट का केंद्र बिंदु डॉट रेखा पर ही होता है, उसे सेमी सर्कल आर्च या वेनिसी डॉट कहते हैं। सेमी सर्कल आर्च और वेनिसी आर्च, ये जो है इसमें इस डॉट का जो केंद्र बिंदु होता है ना, डॉट रेखा पर ही होता है। नेक्स्ट, किस डॉट का प्रयोग बरामदों जैसे बड़े प्रवेशों के लिए करते हैं? बरामदे वगैरह के लिए कौन सी डॉट बनाते हैं? पैराबोलिक या सेगमेंटल आर्च। पैराबोलिक और सेगमेंटल आर्च। किस डॉट का केंद्र बिंदु उठान रेखा से नीचे होता है? अब इसमें आके नीचे तो हो जाएगा सेगमेंटल आर्च। किस डॉट का उठान इसके पार्ट से अधिक होता है? भाई राइज जो है इसके स्पान से ज़्यादा है, उसे कहते हैं पैराबोलिक आर्च और लेंसेंट आर्च, ठीक। और वेनिसी आर्च, ओगी आर्च, ये 4 नाम होते हैं। कौन से देखो, ओगी, वेनिसी, लेंसेट और पैराबोलिक। लेंसेट, ओगी, वेनिसी, इनमें क्या होता है, इनका जो राइज होता है ना, स्पान से ज़्यादा होता है। किस डॉट से अत्यधिक प्रकाश भीतर आता है तथा यह डॉट भवनों के अग्रभाग में बनाते हैं? तो वह हॉर्स शो या इक्विलेटरल आर्च। हॉर्स शो और इक्विलेटरल दोनों आर्च ऐसी हैं जिनसे प्रकाश बहुत ज़्यादा अंदर आता है और भवन के अग्रभाग में बनाए जाते हैं। ये कौन सी? इक्विलेटरल और हॉर्स शो आर्च। नेक्स्ट, किस प्रकार की डॉट सुरंगों के लिए बनाई जाती है? सुरंग, तो सुरंग के लिए हॉर्स शो। कौन सी डॉट की आकृति समबाहु त्रिभुज जैसी होती है? समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं इसमें? इक्विलेटरल आर्च। समबाहु त्रिभुज की ऐसी आकृति किसकी होती है? इक्विलेटरल आर्च की। किस डॉट के अगल बगल के केंद्र उठान रेखा पर होते हैं? किस डॉट में अगल बगल के केंद्र उठान रेखा पर ही होते हैं, उसे कहते हैं इक्विलेटरल आर्च। इक्विलेटरल। कौन सी डॉट कलात्मक कार्यों में बनाई जाती है तथा इसका निर्माण सबसे कठिन होता है? तो वह है ओगी आर्च। ओगी आर्च कलात्मक कार्यों में बनाई जाती है, इसका निर्माण सबसे कठिन होता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा आकर्षक डॉट कौन सी है? ओगी आर्च है। ऐतिहासिक भवन मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग में यूज होने वाली डॉट लेंसेंट आर्च। लेंसेंट आर्च जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग में प्रयोग की जाती है। किस आर्च का रिंग दीर्घवृत्ताकार होता है? तो इलिप्टिकल को हिंदी में दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। किस डॉट का उठान जो राइज है पार्ट से कम होता है, यहाँ पर कम हो जाता है राइज, तो इलिप्टिकल। साधारण कमानीदार डॉट का नाम बताइए। साधारण कमानीदार डॉट को कहते हैं रिलीविंग आर्च। रिलीविंग आर्च। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी या पत्थर के लिंटल के ऊपर आने वाले भार को मुक्त करने के लिए किस आर्च का प्रयोग करते हैं? तो रिलीविंग आर्च होता है वो। किस डॉट का निर्माण उल्टी दिशा में होता है? तो इन्वर्टेड आर्च। किस डॉट में क्राउन और की स्टोन इसकी तली पर होता है? मतलब उल्टा होता है ना, तो इन्वर्टेड आर्च हो गया। उल्टी डॉट का उठान इसके पार्ट का 1/5 से 1/10 होता है। उल्टी डॉट का जो राइज होता है ना, इसके पार्ट का 1/5 से 1/10। भवनों और पुलों की नींव के लिए, भवन और पुल की फाउंडेशन के लिए मृदा की बेयरिंग कैपेसिटी कम होने पर किस डॉट का प्रयोग करते हैं? तो उल्टी आर्च बनाते हैं आप, इन्वर्टेड आर्च। किस डॉट की शेप बिल्कुल पाइप की भांति गोलाकार होती है? तो सर्कुलर या व्हील या बुलाई आर्च, कुछ भी कह लो। किस डॉट का यूज सीवरों और सुरंगों में किया जाता है?
सीवरों सुरंगों में जैक आर्च का किस डॉट की आकृति वृत्तखंड जैसी होती है? तो जैक आर्च की आकृति वृत्तखंड जैसी होती है। किस प्रकार की डॉट का निर्माण भवनों की छतों के लिए किया जाता है? जैक आर्च भवनों की छतों के लिए डॉट होता है वो जैक आर्च। जैक आर्च गार्डर कमरे के छोटे पार्ट के समांतर कितने मीटर के अंतराल पर डाले जाते हैं? 1.2 से 1.8 मीटर। जैक आर्च का राइज इसके स्पान का 1/8 से 1/12 होता है। लकड़ी के लिंटल के संबंध में क्या सही है? इसका आंसर दोनों सही है कि लकड़ी के लिंटल में 15 से 20 सेंटीमीटर की बेरिंग लेते हैं और लकड़ी के लिंटल की गहराई इसके स्पान की 1/12 से 1/8 या 80 mm लेते हैं। 1 मीटर के स्पान के लिए किस प्रकार का लिंटल? ब्रिक लिंटल। 1 मीटर के स्पान के लिए ब्रिक का लिंटल बनाते हैं। स्टील के लिंटल में क्या यूज होता है भाई? इसकी स्टील के लिंटल में 2 प्रकार की स्टील प्रयोग होती है। एक तो है स्टील एंगल का, दूसरा रोल्ड स्टील जॉइस्ट का। अब स्टील एंगल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? छोटे स्पान के लिए प्लस लाइट लोड के लिए, ठीक है। जहाँ लाइट लोड हो, स्पान छोटा हो, वहाँ पर स्टील का एंगल। और रोल्ड स्टील जॉइस्ट का प्रयोग बड़े पार्टों के लिए और साथ में हैवी लोड के लिए करते हैं। आरसीसी लिंटल बनाने के लिए किस रेशियो का मसाला प्रयोग करते हैं? 1:2:4 का। अगला क्वेश्चन है आरसीसी लिंटल के गुण अग्निरोधी होता है, टिकाऊ होता है, बलवान होता है, किफायती होता है? जब आरसीसी का लिंटल छज्जा के साथ दिया जाता है, मतलब आरसीसी का लिंटल तो है, साथ में छज्जा भी है, तो उसमें से क्या सही हो जाएगा? छड़ों की व्यास के बारे में देखो, अगर आप आरसीसी का लिंटल बना रहे हो छज्जा के साथ, तो 1 मीटर स्पान के लिए छड़ लेंगे 6 mm के डायमीटर की लेंगे, ठीक है। 1 से 1.5 मीटर लंबा है तो 8 mm की छड़ लेंगे, ठीक है। और 1.5 से 2 मीटर लंबा है तो 10 mm की छड़ लेंगे। 2 से 3 है तो 12 mm की छड़ लेंगे। सब सही है। दोबारा देखो, अगर आप छज्जा बना रहे हो आरसीसी का 1 मीटर स्पान के लिए तो 6 mm की छड़, 1 से 1.5 मीटर स्पान के लिए 8 mm की, 1.5 से 2 के लिए 10 mm और 2 से 3 के लिए 12 mm की छड़ प्रयोग करते हैं। ये देखो चित्र है, ये चित्र ये होता है हमारा जैक आर्च। रट लो, दिमाग में फिट कर लो चित्र, जैक आर्च। ये गोल गोल है ना, ये सर्कुलर या बुल आई आर्च है। यहाँ देखो, और याद रखना इसमें एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स को बोलते हैं रिंग या वाज़ायर, ठीक है। एक्स को बोलते हैं वाज़ायर बोलते हैं, ठीक है। ये चित्र किसका है? उल्टा बनना है ना, तो इन्वर्टेड आर्च हो जाएगा, उल्टा आर्च। यहाँ समझने की कोशिश करना। ये होता है हमारा इलिप्टिकल आर्च, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। इलिप्टिकल आर्च होता है। और ये थोड़ा है लेंसेंट आर्च। लेंसेंट आर्च जो होता है ना, इसमें ये तो नीचे वाला सही है, ये वाला चित्र लेंसेंट आर्च का। इसमें क्या है? ये स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट में ऊपर जाके घूमता है, ये लेंसेंट आर्च है। यहीं अगर इसको देखेंगे आप, इसको इलिप्टिकल वाले को, इसमें कहानी ये है, ये यहीं से गोल हो जाता है, यहीं से ही। दोनों मंत्र समझ में आ गया? ये तो सबसे आसान है, ये ओगी आर्च है, पीपल का पत्ता जैसा। और ये चित्र है इक्विलेटरल आर्च का। कैसे पता करेंगे? इसमें बनता है मंदिर जैसा, बनता है मंदिर जैसा, वी बनता है, इक्विलेटरल आर्च। इसके बाद ये देखो घोड़े की नाल है ना, घोड़े का पैर देखा है, मतलब ऐसा हॉर्स शो। और ये पैराबोला बना, देखो पैराबोलिक आर्च, आसान है पैराबोलिक आर्च, ठीक है। ये देखो सेगमेंटल आर्च, वृत्त का खंड से वृत्त पूरा होता है, तो इस सब यहाँ से यहाँ तक एक खंड है, अर्धवृत्त टाइप का बनता है ये थोड़ा सा, सेगमेंटल आर्च। ये ऊंचाई कम होती है इसकी, ठीक है। और ये देखो, इसे बोलते हैं सेमी सर्कल आर्च, अर्धवृत्ताकार, बिल्कुल वृत्त जैसा बनेगा, गोल, न कोई तिकोना, न पैना, न वी जैसा, कुछ नहीं, बिल्कुल गोल बनेगा, गोल, ठीक है। सेमी सर्कल आर्च हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लैट आर्च में इंट्राडोस में कितना कैम्बर देते हैं?
फ्लैट आर्च में इंट्राडोस में स्पान का 1/100 कैम्बर दिया जाता है। सबसे कम सामर्थ्यवान डॉट कौन सी होती है? फ्लैट आर्च। फ्लैट फ्लैट आर्च का आधार स्प्रिंगिंग लाइन से कितने डिग्री पर दिया जाता है? फ्लैट आर्च का जो बेस है वो स्प्रिंगिंग लाइन से 60 डिग्री कोण पर दिया जाता है। की स्टोन की अपर सरफेस कहलाती है क्राउन। की स्टोन की अपर सरफेस क्राउन। किस डॉट का इंट्राडोस अर्धवृत्ताकार का होता है? तो सेमी सर्कुलर। कम लागत वाली इमारतों में लिंटल के बजाय किस आर्च का यूज करते हैं? और जिस पर डॉट का स्क्यू बैक को 36 से 60 डिग्री पर सेट किया जाता है उसे फ्लैट आर्च कहते हैं। बहुत आसान है। कम लागत वाली इमारतों में लिंटल के बजाय आर्च का प्रयोग करते हैं और जिस पर डॉट का स्क्यू बैक को 36 से 60 डिग्री पर सेट करते हैं। फ्लैट आर्च। वह डॉट जो त्रिभुजों के चारों ओर बना हुआ है, ये वाला है, ये वाला। वह डॉट जो त्रिभुजों के चारों ओर बना हो गोथिक आर्च कहते हैं। कौन सा लिंटल टेंशन में कमजोर होता है? वो होता है स्टोन लिंटल, टेंशन में कमजोर। छोटे पार्टों के लिए कौन सा लिंटल बनाते हैं? स्टोन का, स्टोन लिंटल। नेक्स्ट, वेज शेप स्टोन से बनता है आर्च। भाई पचड़नुमा आकृति के पत्थरों से क्या बनता है? आर्च बनता है। नेक्स्ट, एक गैबल दीवार के मामले में शीर्ष और तिरछी कोबल के बीच की कोपिंग को कहते हैं नीलर। एक गैबल दीवार के मामले में शीर्ष और तिरछी कोरबेल के बीच की कोपिंग को नीलर कहा जाता है। फर्श स्लैब और फ्लोर स्लैब और दीवार के भार को सपोर्ट करने वाली इस्पात की बीम कहलाती है स्पैंड्रेल बीम। फर्श स्लैब और दीवार के भार को सपोर्ट करने वाली इस्पात की बीम स्पैंड्रेल बीम कहलाती है। डॉट पर किस तरह का लोड आता है? इंक्लाइंड लोड, नट लोड। नेक्स्ट है, एक सेमी सर्कुलर आर्च में कंसंट्रेटेड लोड आरोपित करने पर विकसित हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट किसका एक फंक्शन है? एक सेमी सर्कुलर आर्च में कंसंट्रेटेड लोड आरोपित होने पर उसमें जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पैदा होता है वो किसका फंक्शन है? तो वो फंक्शन है पोजीशन और लोड दोनों का, इसकी स्थिति और भार दोनों से पैदा होता है। बालू बक्सा विधि का प्रयोग करते हैं स्कर्टिंग में और सेंटरिंग में। सेंटरिंग ऑफ स्कर्टिंग, सेंटरिंग की स्कर्टिंग करने के लिए बालू बक्सा विधि का प्रयोग करते हैं। वेनिसी नोकदार डॉट में 4 सेंटर होते हैं। स्प्रिंगर आर दोज वाउजर ऑफ एन आर्च विच आर प्रोवाइडेड एट। स्प्रिंगर वो वाउजर होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं इसके एक्सट्रीम पर, आर्च के एक्सट्रीम पर प्रोवाइड किए जाते हैं। एक डॉट की गहराई शीर्ष पर उठान रेखा की तुलना में अधिक होती है। एक डॉट की जो गहराई है ना वो शीर्ष पर उठान रेखा की तुलना में अधिक होती है और अधस्थल का आकार अर्धवृत्त होता है, उसे कहते हैं फ्लोरेंटाइन आर्च। नेक्स्ट, डॉट का केंद्र उठान रेखा के ऊपर हो। डॉट का जो केंद्र है ना वो स्प्रिंगिंग लाइन से ऊपर है, उसे कहते हैं हॉर्स शो आर्च। किस डॉट में इंट्राडोस का आकार अर्धवृत्ताकार होता है? तो फ्लोरेंटाइन आर्च। किसमें इंट्राडोस को अल्प उठान या कैम्बर दिया जाता है? फ्लैट आर्च में। फ्लैट आर्च में बहुत ही कम उठान रहता है। सैंडबॉक्स मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग सेंटरिंग इन आर्च फॉर स्पान। सैंडबॉक्स मेथड का प्रयोग सेंटरिंग को हटाने के लिए करते हैं अगर स्पान आपका 7 मीटर से ज़्यादा है तो। एक आर्च अतिव्यापित भार को गारे की संगति और के बीच संघर्षण के माध्यम से मिलन स्थल तक संचालित करता है, उसे कहते हैं सरफेस ऑफ वाउजर। तो एक
आर्च अतिव्याप्त भार को गारे की ससंगति और सरफेस और वाउजर के बीच घर्षण के माध्यम से मिलन स्थल तक संचारित करता है। आर्च एक सेमी सर्कुलर चाप से बनी है जिसमें स्प्रिंगर पर दो वर्टिकल भाग होते हैं, उसे कहते हैं स्टिल्ड आर्च। ऐसे देखो कह रहा है आर्च एक सेमी सर्कुलर चाप से बनी है जिसमें स्प्रिंगर पर दो वर्टिकल भाग होते हैं, उसे कहते हैं स्टिल्ड आर्च। राइजरों की संख्या कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ राइज बराबर होता है नंबर ऑफ ट्रेड प्लस वन। ट्रेड की संख्या में एक जोड़ देंगे ना तो नंबर ऑफ राइजर निकल आता है। ट्रेड की संख्या होती है एकम, राइजर से एकम। राइजर के बाहर राइजर के बाहर ट्रेड का निकला हुआ हिस्सा नोजिंग कहलाता है। एक काल्पनिक रेखा जो नोइजिंग पॉइंट को जोड़ती है उसे लाइन ऑफ नोइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है दो लगातार राइजरों के बीच की क्षैतिज दूरी को गोइंग कहते हैं। दो लगातार राइजरों के बीच की क्षैतिज दूरी रट लेना, दो लगातार राइजर जो होते हैं उनके बीच की क्षैतिज दूरी को गोइंग कहते हैं। और दो लगातार ट्रेड के बीच की वर्टिकल दूरी को क्या कहते हैं? राइज। दो लगातार ट्रेड के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस राइज कहलाती है। शुरुआती पॉइंट पर बड़े व्यास का वर्टिकल मेंबर नेवल पोस्ट कहलाता है और समाप्ति बिंदु पर बड़े व्यास का वर्टिकल मेंबर एंड पोस्ट कहलाता है। एक हॉरिजॉन्टल मेंबर जिसे बैलास्टर सपोर्ट करता है और सीढ़ियों के किनारों के साथ फिक्स रहता है उसे कहते हैं हैंड रेल। एक वर्टिकल मेंबर जो हैंड रेल को सपोर्ट करता है उसे बैलास्टर कहते हैं। स्टेयर किस आरसीसी के मेंबर पर रेस्ट करती है? स्ट्रिंजर पर। सीढ़ी में आरसीसी मेंबर की मोटाई को क्या कहते हैं? वेस्ट या सोफिट कहते हैं। सीढ़ी की स्लोप और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल पिच कहलाता है। सीढ़ी की ढलान और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल पिच कहलाता है, पिच। नेक्स्ट स्टेयर की पिच या इंक्लाइंड एंगल जो होता है वो 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में रहता है। 25 से ज़्यादा, 40 से कम। भाई झीने की पिच क्या होती है? इतनी होती है। यह एक दूरी है जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने में लगती है, उसे कहते हैं फ्लाइट। फ्लाइट क्या है? एक दूरी है जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने तक लगती है। ऐसा अरेंजमेंट जो सीढ़ी में ऊपर जाने में मदद करता है उसे कहते हैं स्टेप। ऐसा अरेंजमेंट जो सीढ़ी में ऊपर जाने में मदद करता है उसे स्टेप कहते हैं। स्टेप बनता है किससे? राइज और ट्रेड के कॉम्बिनेशन से। सीढ़ी जहाँ मुड़ती है वहाँ एंड पॉइंट बनाते हैं। यह हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? लैंडिंग। लैंडिंग की निचली सतह और फर्श के ऊपरी सतह के बीच की डिस्टेंस को हेडरूम कहते हैं और हेडरूम की जो माप होती है 2.1 मीटर से ज़्यादा होती है। स्टेयर के अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, सुंदरता के लिए नोजिंग के नीचे प्रदान किया जाता है स्कोटिया। नोजिंग के नीचे क्या प्रदान करते हैं? स्कोटिया। ट्रेड इंटू राइज बराबर क्या होता है? 400 से 450 सेंटीमीटर या 375 से 450 सेंटीमीटर ये होता है। मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, ट्रेड राइज का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 400 450 होता है या फिर 375 से 450। और दोनों योग कितना होता है ट्रेड प्लस राइज का? ये भी 400 450 होता है। 2 इंटू राइजर ये भी 400 450, तीनों सेम है 400 450। आवासीय भवनों में स्टेयर की चौड़ाई, जो रेसिडेंटल बिल्डिंग होती हैं उनमें स्टेयर की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर ली जाती है। नेक्स्ट और कॉमर्शियल बिल्डिंग में मतलब वाणिज्यिक भवनों में स्टेयर की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर। सीधी स्टेयर मतलब स्ट्रेट स्टेयर में ट्रेड की संख्या होती है नंबर ऑफ राइजर -1। एक लैंडिंग के मामले में एक सीढ़ी में 2 फ्लाइट में ट्रेड की संख्या हो जाएगी राइजरों की संख्या बना। अगर फ्लाइट 2 है, ठीक है, अगर एक लैंडिंग है और 2 फ्लाइट हैं
तो ट्रेड की संख्या कैसे निकालेंगे, राइजरों की संख्या हम से मैंने तो कर देंगे। राइजरों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, फर्श और छत के बीच की कुल हाइट बट्टे एक राइजर की हाइट, छत और फर्श के बीच की कुल हाइट बट्टे एक राइजर की हाइट, ऐसे निकलता है। जहाँ पर्याप्त लंबाई उपलब्ध है लेकिन चौड़ाई नहीं है, वहाँ पर स्ट्रेट स्टेयर बनाते हैं। संकीर्ण स्थानों के लिए किस प्रकार के स्टेयर बनाते हैं, जहाँ न तो लंबाई है और न ही चौड़ाई है, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक स्टेप जो वाइंडर का काम करता है, तो वहाँ पर बनाते हैं हम सर्कुलर स्टेयर। किस प्रकार की सीढ़ी 90 डिग्री पर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसे क्वार्टर टर्न स्टेयर कहते हैं। जहाँ पर्याप्त लंबाई और चौड़ाई दोनों ही उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर क्वार्टर टर्न स्टेयर बनाते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली सीढ़ी होती है डॉग लेग, जिसे हम हाफ टर्न स्टेयर भी कहते हैं। किस प्रकार की सीढ़ी में 2 फ्लाइट उल्टी दिशा में चलती हैं, डॉग लेग में। लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ जीना कौन सा है, डॉग लेग। आवासीय और वाणिज्यिक स्थानों में दोनों पर ही डॉग लेग का स्टेयर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डॉग लेग स्टेयर के समान दिखने वाला स्टेयर कौन सा है, ओपन वेल। सबसे आरामदायक सीढ़ी जो 180 अंश पर मुड़ती है, ओपन वेल। एक सीढ़ी जो एक ही फ्लैट से शुरू होकर आगे चलकर 2 फ्लैट में बट जाती है, तो बिफ्रिकेट स्टेयर कहते हैं उसको। देखो यहाँ से रेसिडेंटल बिल्डिंग में राइज क्या लेता है, और रेसिडेंटल बिल्डिंग में राइज होता है 16 सेंटीमीटर, मतलब 160 mm। और ट्रेड कितना होता है रेसिडेंटल बिल्डिंग में, 250। तो क्या हुआ साइज, रेसिडेंटल बिल्डिंग में जो राइज तो होता है 160 इंटू ट्रेड होता है 250। ठीक है, ये हो गया रेसिडेंटल बिल्डिंग का साइज। ये तो हो गया राइज और ये हो गया ट्रेड। नेक्स्ट, अब बात कर रहा है कॉमर्शियल बिल्डिंग। कॉमर्शियल बिल्डिंग में राइज क्या होता है, 140 से 150। ठीक, 140 से 150 होता है। और ट्रेड 270 से 300 ज़्यादा होता है। फैक्ट्री में राइज क्या होता है, फैक्ट्री में लेते हैं 150 राइज, ठीक है। और फैक्ट्री में ट्रेड 250। सिनेमा हॉल में ट्रेड क्या होता है, सिनेमा हॉल में ट्रेड का साइज होता है 275, और सिनेमा हॉल में राइज 150 लिया जाता है। मतलब सिनेमा हॉल में जाओगे ना, तो सीढ़ी देखना कभी भी 150 mm तो ऊपर उठी रहती है, और चौड़ाई इसकी 250 सेंटीमीटर। इंस्टीट्यूट कोई होता है, उसमें राइज होता है 150 और ट्रेड होता है 275। फर्श के बीच आसान कनेक्शन के लिए सीढ़ी के विकल्प के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, रैंप का। बात हो रही है सीढ़ी के विकल्प के रूप में, रैंप का। रैंप का कम से कम स्लोप क्या होता है, 1/10। रैंप का स्लोप क्या होता है, 1/10। ये तो मिनिमम है, और मैक्सिमम कितना है, 1/15। 10 से 1 तो मिनिमम स्लोप है रैंप का, अधिकतम है 15 ने, ठीक है। रैंप का आकार नहीं होना चाहिए सीधा। यातायात के लिए रैंप की मिनिमम चौड़ाई 2.25 मीटर। यातायात के लिए क्या होती है, 2.25 मीटर। नेक्स्ट, रैंप का यूज कहाँ करना चाहिए, गैराज में, स्टेडियम में, रेलवे स्टेशन पर, टाउन हॉल में, हॉस्पिटल में, कहीं भी कर सकते हैं। रैंप बनाने का क्या उद्देश्य होता है, वाहनों और विकलांग लोगों को ले जाने के लिए और बड़ी इमारतों में सुंदरता के लिए। रैंप की सरफेस होती है ढलानुमा, मतलब इंक्लाइंड। रैंप में सामान्यतः कितना स्लोप देते हैं, सामान्यतः बोले ना तो 1:12 का। पार्किंग स्थलों और गाड़ियों के शोरूम में कौन सा रैंप है, गाड़ी होती है शोरूम में देखा हुआ ऊपर रहती है, चल के आती है, और पार्किंग स्थल होते हैं, वहाँ पर रैंप जो होता है कौन सा होता है, व्हीकल रैंप, वाहन रैंप होता है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, मतलब एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, अस्पतालों में जो रैंप होता है ना, वो पेडेस्ट्रियन रैंप होता है, वो पैदल चलते हैं लोग। विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप कौन सा होता है, एक्सेस रैंप, ठीक है। नेक्स्ट,
सीमित स्थान में ऊंचाई के लिए रैंप। आपके पास स्थान सीमित है और ऊंचाई पे जाना है तो उसके लिए रैंप होता है स्पाइरल रैंप। वाहनों या अस्थायी संरचना, अस्थायी संरचना याद रखो, अस्थायी संरचनाओं के लिए रैंप होता है मोबाइल रैंप। रैंप के प्रकार होते हैं 5। पैदल यात्रियों के लिए रैंप का स्वरूप क्या होता है 1/12 और व्हील चेयर के लिए रैंप का स्वरूप 1/12। पैदल का भी और व्हील चेयर का सेम है, एक नंबर 12। और मोबाइल रैंप मतलब वाहनों के लिए जो रैंप का स्वरूप होता है वो 1/15 से 1/20। मोबाइल रैंप का स्लोप क्या होता है 1/15 से 1/20। और मोबाइल रैंप का प्रयोग कहाँ पे करते हैं वाहनों के लिए करते हैं। पैदल यात्री रैंप जिसे पेडेस्ट्रियन रैंप बोलते हैं, इसके लिए न्यूनतम चौड़ाई क्या होती है रैंप की 1.2 मीटर। वाहनों के लिए मतलब मोबाइल रैंप की चौड़ाई होती है 3.5 मीटर। रैंप की सतह होनी चाहिए कैसी, चिकनी और सुरक्षित, एंटी स्किड सामग्री का यूज होना चाहिए। रैंप के दोनों तरफ रेलिंग की जो हाइट होती है ना 900 mm। आरसीसी के रैंप का फ़ायदा क्या होता है स्थायित्व। आरसीसी की जो रैंप होती है ना इसका फ़ायदा होता है स्थायित्व। अस्थायी ढांचा प्रकार के रैंप बनाने में किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है स्टील का। ठीक है, अस्थायी प्रकार की रैंप बनानी है तो वहाँ पर हम स्टील मटेरियल का प्रयोग करते हैं। हल्के उपयोग के लिए रैंप बनाने में कौन सी सामग्री प्रयोग करते हैं वुडन रैंप, लकड़ी की रैंप हल्की। नेक्स्ट है सुरक्षा की दृष्टि से रैंप में कितने मीटर के बाद एक लैंडिंग दी जाती है 9 से 15 मीटर की दूरी पर एक लैंडिंग दी जाती है रैंप में। व्हील चेयर रैंप की ऊंचाई 0.75 मीटर से अधिक हो तो कितने मीटर पर लैंडिंग देते हैं, वही हर 9 मीटर पर देते हैं। व्हीकल रैंप में कितने मीटर के बाद लैंडिंग दी जाती है हर 15 मीटर पर। तो व्हील चेयर में तो हर 9 मीटर पर लैंडिंग दी जाती है और व्हीकल रैंप में हर 15 मीटर पर लैंडिंग दी जाती है। रैंप का क्या महत्व है, रैंप क्यों बनाते हैं भाई, सुलभता में एक्सेसिबिलिटी, विकलांगों के लिए, फायर सेफ्टी आपातकाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रैंप में लैंडिंग के बारे में क्या सही है। तो रैंप में लैंडिंग हर 9 से 15 मीटर पर दी जाती है। दरवाजे के पास लैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट रैंप का प्रयोग कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए 30 मिनट से ज़्यादा। स्थायी रूप से बनाया गया रैंप फिक्स्ड रैंप होता है और अस्थायी उपयोग के लिए बनाया गया रैंप पोर्टेबल रैंप होता है। वाहनों के साथ जुड़कर आने वाला रैंप कहलाता है मोबाइल रैंप। देखा नहीं गाड़ियों में वाहन उतारे जाते हैं ट्रक से तो उसमें एक रैंप लगा रहता है, तो वो वाहनों के लिए होता है मोबाइल रैंप। सीमित स्थानों में यूज होता है स्पाइरल रैंप।